देखो बेटा, कौन कौन सी दो टाइप की एनर्जी की हम बात कर रहे थे। फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी इज एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान से देखना, जिसने जिसे कल भी समझ में नहीं आया दोबारा देख लो एक बार। एक्टिवेशन एनर्जी और एक दूसरी हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसे सबसे पहले समझने का सबसे बेस्ट तरीका बेटा क्या है, आप मुझे एक बात बताओ। अगर किसी, सपोज करो एक पेन है, उस पेन की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है, और आप सपोज करो वरुण है, वरुण उस पेन को लेने गया, वरुण के पास अब अभी उस टाइम जो पैसे है वो कितने हैं, 20 रुपीज है। कितने रुपीज है, 20। अब मैं आपको ये बोलूं कि इस पेन को लेने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो कितनी लगेगी, 100 रुपीज। तो वो 100 रुपीज क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो आप बोलोगे इट इज द मिनिमम एनर्जी। मिनिमम क्यों, मान लो अगर आपके पास सपोज करो 110 रुपए होते तो भी आप खरीद लेते इसे। तो मिनिमम एनर्जी विच द कोलाइडिंग मोलिक्यूल्स, तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कोलिजन जिनका होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, वही प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। कोलाइडिंग मोलिक्यूल्स मस्ट हैव फॉर मेकिंग द कोलिजन इफेक्टिव। ये क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब आप मुझे एक बात बताओ, वरुण के पास कितने रुपए थे, 20 रुपए थे। एक्स्ट्रा कितने चाहिएंगे, बोलो, एक्स्ट्रा कितने रुपए चाहिए बेटा, 80 भैया। 80 चाहिए। तो ये 80 रुपए जो होंगे ना वो कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, तो आप बोलोगे इट इज द मिनिमम एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा अलग से चाहिए, बाहर से देनी पड़ेंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट मोलिक्यूल so that their energy become equal to threshold energy। बोलो बेटा, ये दोनों बात क्लियर है कि नहीं है। अगर ये दोनों बात क्लियर है तो मैं चलता हूँ, क्लियर। अब बेटा ध्यान से सुनना, तो इसके हिसाब से हमारे पास दो टाइप के ग्राफ हो सकते हैं। नीचे हमारी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस तरफ चल रही है। इस तरफ हमारे पास एनर्जी का ग्राफ। अब देखो, जहां से मैं ग्राफ को शुरू करता हूं और जहां तक मेरा ग्राफ हाईएस्ट पीक तक जाए, ये जो पीक है ये कहलाती है एनर्जी बैरियर। क्या कहलाता है ये, एनर्जी बैरियर। ये वरुण है, वरुण मतलब रिएक्टेंट मोलिक्यूल है। क्या ये रिएक्टेंट मोलिक्यूल है, जिनके पास कितनी एनर्जी है, इनके पास कुछ एनर्जी है, ई आर। क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। इन्हें कहां तक पहुंचना है, थ्रेशोल्ड तक। इन्हें कहां तक जा, अच्छा यहां से यहां तक क्या कहलाएगी मेरी जो एनर्जी होगी, नीचे से लेके यहां तक, ये क्या कहलाएगी मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसे क्या लिखता हूं, ईटी। अब मुझे एक बात बताओ, वरुण को कितनी एनर्जी चाहिए ताकि वो कहां तक पहुंचे, एनर्जी बैरियर तक। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी है ये आप लोगों ने दी इसे, ये एनर्जी क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहलाएगी ये, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन करने के बाद कहां चला जाएगी, फॉरवर्ड की तरफ चले, तो हम ये लिखते हैं ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, आगे की तरफ चलने के लिए। अब दो काम हो सकते हैं इस बैरियर के बाद बेटा, दो काम हो सकते हैं। या तो ये ग्राफ अपने से पहले से नीचे आ जाए, बिल्कुल जस्ट नीचे आ जाए,
मतलब अब ये क्या बन गया आपका प्रोडक्ट, क्या बन गया आपके ये प्रोडक्ट, इसे क्या बोलूंगा मैं, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब आप मुझे बताओ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है या एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है? भैया हाँ, एक बार ये राइट साइड वाला दौर होता ना, क्या दोबारा राइट साइड है कौन सा? जो ये लाइन नीचे आई है क्या, कैसे? भाई रिएक्टेंट के मोलिक्यूल आपके यहां तक चले गए बेटा, ठीक है, यहां तक मतलब आपने उसे एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी ताकि वो अब इफेक्टिवली कोलाइड कर सके। जैसे वो कोलाइड करेंगे अब इस बैरियर तक उन्हें पहुंचना पड़ेगा, मतलब अगर आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, मतलब आपको अगर ट्वेल्थ पास करनी है तो आपको 33 मार्क्स चाहिए, वो 33 क्या आपका एनर्जी बैरियर है। अब इसके बाद आपका डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी आई, ये प्रोडक्ट की एनर्जी कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, ये टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर। अगर मान लो, ध्यान से सुनना, अगर मान लो ये रिएक्शन की जो एनर्जी है, जो मतलब प्रोडक्ट बनने वाले हैं यहां पर खत्म हुई, आपने चेक करो, मुझे ये बताओ जो ये एनर्जी प्रोडक्ट की है, देखो ये क्या आपके प्रोडक्ट, इधर क्या आपका प्रोडक्ट, इधर क्या थे आपके रिएक्टेंट। अब आप मुझे बताओ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है? रिएक्टेंट की ज्यादा है भैया। रिएक्टेंट की ज्यादा है। तो अगर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से, इसका मतलब क्या है? अच्छा एक बात बताओ, जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बना हुआ, इसके पास 20 रुपए थे यहां तक, यहां बचे 10 रुपए, मुझे एक बात है, जो अपने थे वो 10 रुपए भी लुटा दिए उसने, जो अपने थे उसमें से भी 10 रुपए लुटा दिए उसने, तो एनर्जी बाहर निकली। तो जब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से ज्यादा हो तो वो ग्राफ कहलाता है एक्सोथर्मिक का ग्राफ। तो ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब आपसे कोई पूछ ले कि इस चीज को प्रूव करो, मैं डेल्टा एच की वैल्यू निकालता हूं। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? फाइनल माइनस इनिशियल, या एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। मुझे बताओ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है? ज्यादा है। भाई ये कितने थे? 20 रुपए थे, ये कितने थे? 10 रुपए थे, तो वैल्यू माइनस में आएगी प्लस में आएगी? वैल्यू किस में आएगी? माइनस में प्लस में? नेगेटिव में आएगी वैल्यू। और जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो तो कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक। आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अच्छा आपसे मैं बोलूं, अगर मान लो ये प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना चाहता है तो कितनी कितनी एनर्जी चाहिए कि नहीं? ये एक्टिवेशन एनर्जी अलग से चाहिएगी, इसलिए से कई बार लिख देते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड प्रोसेस। बोलो किसी बच्चे को यहां तक डाउट है तो बोलो जल्दी से, किसी बच्चे को यहां तक डाउट है तो बोलो, फिर चलता हूं आगे। आ गया भैया समझ। आ गया? अगर मान लो यही ग्राफ कैसे होता आपका, ये आपका एनर्जी इधर, मान लो प्रोडक्ट की, अब आपका जो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट सॉरी, उसकी एनर्जी ई आर है, थ्रेशोल्ड बैरियर अभी भी इतना चाहिएगा। अगर मान लो इसे कन्वर्ट होना, मतलब ये ईटी, ईटी का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी है यहाँ पर, ईटी का मतलब क्या है यहाँ पर? थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए। इस रिएक्टेंट को यहां से यहां तक जाने में कुछ एनर्जी लगेगी, वो एनर्जी क्या कहलाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए। फॉरवर्ड की तरफ जा रही तो हम ई आर लिख देते हैं, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सिंगल टाइप, अगर सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन तो लिखने की दिखाने की जरूरत नहीं होती, एफ लिखने की जरूरत नहीं होती। अब अगर मान लो इसकी एनर्जी होती सिर्फ इतनी, अब मुझे एक बात बताओ, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट की ज्यादा है? ये प्रोडक्ट है आपके यहाँ पे, ये आपके यहाँ रिएक्टेंट थे। अब मुझे बताओ रिएक्टेंट की ज्यादा एनर्जी है प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है? भाई इसके पास 20 रुपए थे, अब इसके पास 40 रुपए हैं, तो उसने एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब करी होगी, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी। भाई 20 से 40 एनर्जी कब बची होगी प्रोडक्ट के बाद? जब उसने कुछ एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब कर ली है। तो प्रोसेस क्या होगा अब यहाँ पर? ये ग्राफ किसका होता है? एंडोथर्मिक का। किसका होता है ये? एंडोथर्मिक का। प्रूव करना चाहते हो तो प्रूव कर सकते हो। डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी आपकी? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, ईपी इज ग्रेटर देन ई आर, तो वैल्यू कैसी आएगी? डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बोलो किसी बच्चे को यहां तक डाउट है तो बोलो जल्दी से, किसी बच्चे को इस पॉइंट तक दिक्कत है तो बोलो। नहीं भैया। चलो अब आगे, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की।
जो मैंने अब आपको बोला था फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर एक पॉइंट है टेम्परेचर, जिसे हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वो डिटेल डिस्कशन यही है। ये चैप्टर से इससे कट चुका है, ध्यान रखना, सिलेबस में नहीं था ये, मतलब कट चुका मतलब ये अगर रिड्यूस होता तो आएगा, लेकिन मैं करा रहा हूँ इसे क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसे कर लेते हैं, बाद में फिर परेशान होते हो आप लोग भी। रेट ऑफ रिएक्शन कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो बेटा इसके लिए दो थ्योरीज थी हमारे पास। पहली थ्योरी थी अच्छा इसका मेन क्या था, एक बात तो पक्की थी कि जब भी रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये बात तो पक्की है कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रिएक्शन तो इंक्रीज होने वाली है। इसलिए क्या बोला जाता है कि जनरली हम क्या बोलते हैं, जनरली इट बिकम्स डबल विद 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर 10 डिग्री का चेंज है तो डबल हो जाता है, लगभग रेट क्या हो जाती है, लगभग डबल हो जाती है। लगभग क्या हो जाती है आपकी रिएक्शन, क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। इसलिए कभी एग्जाम में कभी निकालना पड़ जाए कि रेट कितना होगा तो आप ऐसे निकालोगे, रेट फाइनल, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, भैया रेट, हाँ बोलो ये टेम्परेचर हमेशा रिएक्टेंट में इंक्रीज करेंगे ना हम? भाई, और कहाँ यूज करे, कहाँ करेगा तो एनर्जी तू देगा, वो किसे देगा, रिएक्टेंट की तरफ देगा। रिएक्शन करते वक्त उसे एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। अब तू आईएएस बन चुका, आईएएस बनने से पहले तेरे को कोचिंग चाहिए, आईएएस बनने के बाद तो कोचिंग नहीं चाहिए, है ना, है ना। तो रेट फाइनल, रेट इनिशियल कितना हो जाएगा, 2⁻n, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2⁻n। अब ये n क्या है, n है आपका टोटल चेंज इन टेम्परेचर, टोटल चेंज इन टेम्परेचर बाय 10। ठीक है बेटा, बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं है। हाँ भैया। ठीक है, आप ऐसे निकाल लोगे और उसकी वैल्यू पुट कर दोगे, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। रेयरली कभी पूछा जाता, कभी मैंने इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसकी रीजन पढ़ते हैं कि रीजन क्यों क्यों होता है हमेशा डबल, मतलब कि रेट इंक्रीज क्यों होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो उसके दो रीजन है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरी आई बेटा। पहली थ्योरी का नाम था कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी का अपना मानना था, और एक दूसरी थ्योरी या दूसरा कर्व था, उसका साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते थे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट के नेम थे ये, सिंपली इसने कर्व दिया था। ये कर्व अगर आपको आइडिया हो तो ये कर्व आपने 11th में भी पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर। तो अब पढ़ लेते पहली रीजन क्या आपकी, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ने सिंपल ये बोला, सिंपल लाइन में समझा रहा हूं, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। इसने बोला कि हर एक रिएक्टेंट तो कोलिजन, देखो इसने क्या बोल रहा है सिंपली कि हर एक रिएक्टेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, सारे रिएक्टेंट सारे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल दूं, अगर आप 12-12-13 बच्चे हैं, कि मैं ये नहीं कह सकता कि 12 के 12 बच्चे टॉप करने वाले, ऐसा नहीं होने वाला। 12 में से कितने बच्चे टॉप करने वाले वो डिपेंड करता है कि कितने इफेक्टिवली पढ़ रहे हैं, कितने मेहनत कर रहे हैं। जो प्रॉपर ओरिएंटेशन से, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर शेड्यूल्ड मैनर में पढ़ाई कर रहे होंगे, वही बच्चे अच्छा रिजल्ट लेके आने वाले। सिंपल सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि हजार मतलब 10 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 के 10 लाख बच्चे टॉप करने वाले, ऐसा तो कभी नहीं होता। इसने सिंपल एक लॉजिकली फंडा यूज करा। क्या बोला इसने कि अकॉर्डिंग टू इट ऑल रिएक्टेंट्स दैट कोलाइड आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, कि सारे बच्चे जो कंपटीशन में टेक पार्ट कर रहे हैं, सारे बंदे, सारे रिएक्टेंट जो कोलिजन में टेक पार्ट कर रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने वाले। इसने सिंपली बोला कि रेट उस पे, उन मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है, रेट उन मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है जो इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं, जो सच में मेहनत कर रहे हैं, सच में प्रॉपर ओरिएंटेशन है जिनकी, सच में थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है जिनकी। ये बात क्लियर हुई जो मैं बोल रहा हूं, ये कोलिजन थ्योरी के पॉइंट्स कल पढ़ाए थे। बोलो बेटा, ये बात में कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से। इस बात में अगर किसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो तो बोलो जल्दी से। नहीं भैया।
चलो आगे। अब इसने बोला कि बात चलो ऐसी है भैया। कि वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इसने सब रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल की बात नहीं करी, इसने बोला कि वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिनके पास इफेक्टिव कोलिजन करने की टेंडेंसी है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। अगर आपको याद हो पिछले साल एक फॉर्मूला पढ़ते थे, एक फॉर्मूला था, अगर किसी को याद हो तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता था आपका 3/2 केटी का, केटी कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता था, अगर किसी को याद हो तो, हल्का सा स्टेट्स ऑफ मैटर में था ये टॉपिक, जहां पर आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी थी। आपको जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले की, आपको यहां से सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो एक्चुअली आप वहां पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे होते हो। काइनेटिक एनर्जी मतलब आप उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे होते हो, और नहीं तो ये तो याद होगा, आरएमएस वेलोसिटी किसके बराबर होती है आपकी 3RT/m। भैया ये तो फिजिक्स में था। फिजिक्स में नहीं बेटा, ये केमिस्ट्री में भी था 11th में, स्टेट्स ऑफ मैटर में। ये हाँ फिजिक्स में भी है, मैं इस बात से एग्री कर रहा हूं, बिल्कुल है, केमिस्ट्री में भी था। ठीक है, ओके। याद है किसी को केमिस्ट्री में भी था, या सबको फिजिक्स में याद है ये? भैया अरे सिलेबस में नहीं होगा केमिस्ट्री के। नहीं बेटा, सिलेबस में था ये, स्टेट्स ऑफ मैटर में था ये। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं पता और भी अच्छी बात है। तो इसने सिंपली बोला कि बात ऐसी है सर, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो कुल मिला के जो मोलिक्यूल्स के टकराने की जो संभावना है वो इंक्रीज कर रही है, मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है, जिस वजह से ज्यादा मोलिक्यूल्स टकराने वाले हैं, इस वजह से रेट इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, इसने ये एक्सप्लेन नहीं करा कि भाई कितने फैक्टर से इंक्रीज होने वाली, सिर्फ इसने ये बताया कि इंक्रीज होने वाली है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं बोलूं बेटा आप अगर प्रॉपर टाइम टेबल बना के पढ़ाई करोगे ना तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, लेकिन ये नहीं बताऊंगा किस फैक्टर से इंक्रीज हो रहे हैं, डबल हो जाएंगे नंबर, जितने अब आने वाले उससे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, ये कितने होंगे, इसने ये नहीं बताया। इसने सिर्फ ये बोला इंक्रीज होंगे। क्यों इंक्रीज होंगे? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। बात समझ में आई? तो आपको सिंपल ये बोला, कोई पूछे क्यों इंक्रीज हो रहा है तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जिस वजह से स्पीड इंक्रीज होती है, जिस वजह से इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाते हैं, जिस वजह से रेट इंक्रीज हो जाता है। बस खत्म कहानी। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं? किसी बच्चे को इस पॉइंट में दिक्कत है तो बोलो। बोलो बेटा। हाँ भाई, दोबारा बताऊं? क्लियर है भैया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कुछ नहीं था बेटा, इस जो एक कर्व था ना, ये एक्चुअली कुछ नहीं था, कोलिजन थ्योरी की जस्ट एक्सटेंशन थी। इसने ये अलग बात है कि इसने कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे, इसने कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाए, उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे इसने प्रूव किया कि अगर आप 10 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाते हो तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो एक फ्रैक्शन में ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। क्या मतलब है, समझते हैं इसे। अच्छा, इसने बोला कि बात ऐसी है कि जब भी आप, इसने बोला जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसने फ्रैक्शन वर्ड यूज करा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ज्यादा है, जिनकी स्पीड ज्यादा है, उनकी स्पीड तो और ज्यादा हो जाएगी। ध्यान सुना मेरी बात को। इसने बोला, जैसे एक एग्जांपल इसमें मैं नॉर्मल तरीके से समझाता हूं पहले। इसने बोला कि जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, अगर उन्हें ज्यादा पैसे दे दिए जाएं, कोई बच्चे अच्छे इंटेलिजेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें मैं पैसे दे दूं तो वो बच्चे और ज्यादा पढ़ाई करेंगे, मतलब उसे प्रॉपर तरीके से लगाएंगे, मतलब वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कोलिजन। लेकिन इसने मतलब कोई बच्चे बहुत डफर हैं, उन्हें मैं पैसे दे दूं, या वो पढ़ाई नहीं कर रहे, वो बच्चे जो पहले वो थोड़ा बहुत पढ़ते थे ना, पैसे लेने के बाद वो भी पढ़ना छोड़ देंगे। क्या मतलब है इसका? इसने सिंपल सी बोला, बात ऐसी है सर कि जब आप 10 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो इसने क्या ऑब्जर्व किया, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड ज्यादा थी उनकी स्पीड और ज्यादा हो गई, लेकिन जिनकी स्पीड और कम थी, उनकी जिनकी कम थी स्पीड, उनकी और कम हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे भी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, इसने एक बात और भी बोली कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अच्छा एक बात बताओ, क्लास में टॉप करने वाले ज्यादा बच्चे होते हैं कम बच्चे होते हैं, मुझे ये बताओ। कम भैया। हम भैया। कम होते हैं ना।
इसने भी यही बोला कि सर बात ऐसी, ध्यान से सुनो, इसने बोला कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड ज्यादा है, इसने बोला, और अगर आपको पता तो इसे बोलते थे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, अगर फिजिक्स में ही पढ़ा हुआ तो वहां पर भी बोलते थे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते थे इस कंसेप्ट को, कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड ज्यादा है वो मॉलिक्यूल्स कम है एक्चुअली में। तो जब आप उनको टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो जो ज्यादा नंबर लेके आने वाले, ज्यादा स्पीड वाले बंदे जो कम थे, उनका नंबर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल समझाता हूं, पता नहीं कितना वो समझ में आ रहा है, देखो ध्यान सुनना। मैंने बोला कि 100 नंबर का पेपर था, 100 नंबर को लेके आने वाले सिर्फ 2 स्टूडेंट थे, हाईएस्ट मार्क्स है, लेकिन बच्चे कितने हैं, कम। रेशियो क्या, लो स्टूडेंट है, लो नंबर है, लेस नंबर है। हाँ भाई, लेस नंबर है। मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करा, मैंने पैसे दे दिए इन्हें थोड़े से। अब क्या हुआ, स्पीड इंक्रीज हुई, मतलब जो ये 100 नंबर लेके आने वाले बंदे थे, इनकी 110 या 120 हो जाएगी, मतलब मार्क्स, अगर मैं इन्हें मार्क्स से ना कंपेयर करूं तो इसने बोला कि जो ये स्पीड है ना, इसकी जो रेशियो है अब थोड़ी सी 4 स्टूडेंट्स की हो गई है। मतलब क्या हो गया, नंबर इंक्रीज हो गया है पहले के रिस्पेक्ट में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ये बात समझ में? लेकिन इसने बोला अगर कोई बच्चे, ध्यान सुनो, अगर कुछ बच्चे जिनके 20 नंबर थे, ज्यादा बच्चों के होंगे, 100 नंबर बच्चों के होंगे, मैंने बोला 20 मार्क्स, 20 मार्क्स अगर 100 स्टूडेंट्स के हैं, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मैंने उन्हें पैसे दिए, क्या हुआ, 20 मार्क्स लेके आने वाले बच्चों की जो रेशो थी, जो बहुत ज्यादा थी, वो अब थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि अब उन्हें थोड़ी एनर्जी मिल गई है, मतलब रेशो इंक्रीज हो गई है, मतलब इससे कम नंबर लेके आए लेकिन ज्यादा नहीं आ रहे यहां पर। इसकी स्टेटमेंट समझो अब क्या मतलब है, इसकी जो स्टेटमेंट है वो इसने क्या बोली, अकॉर्डिंग टू दिस द मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी लो स्पीड, वेरी लो और वेरी हाई स्पीड आर लेस इन स्पीड, लेस फ्रेक। अच्छा मुझे बात, फेल होने बच्चे वाले बच्चे ज्यादा होते हैं कम होते हैं? फेल होने वाले बच्चे ज्यादा होते हैं कम होते हैं? बोलो भाई। भैया सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अच्छा ऐसा होता है, अच्छा चलो देखते हैं। मोलिक्यूल्स हैविंग वेरी हाई स्पीड और वेरी लो स्पीड आर लेस इन नंबर, मतलब कम होते हैं, आर लेस इन नंबर। इस स्टेटमेंट को लिखना, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ molecule possesses equal speed called most probable speed। समझाता हूं इसका मतलब। मुझे एक बात बताओ, 30 मार्क्स से नीचे, मतलब 33 मार्क्स से नीचे, 90 मार्क्स से ऊपर, ये वेरी हाई नंबर, वेरी लेस नंबर है? ये वेरी हाई नंबर है। मुझे ये बताओ, ये जो मार्क्स है वेरी लेस मार्क्स है, इसे नंबर की जगह मार्क्स लिख देता हूं, ये वेरी हाई मार्क्स है। मुझे बताओ, आपके क्लास के अंदर ये बच्चे ज्यादा होंगे कम मिलेंगे, और ये वाले बच्चे ज्यादा मिलेंगे कम मिलेंगे? बताओ। लेस वाले ज्यादा मिलेंगे भैया, हाई वाले कम। ठीक है, ये आपके स्कूल में होगा, देखो ध्यान सुनना, फिर तो ये कंसेप्ट नहीं लग सकता आपका यहाँ पर, ध्यान सुनना क्या मतलब। इसने बोला कि भैया जो कुछ और मोलिक्यूल, सा रहेगा सर। हाँ मैं कुछ और चाह रहा था, ठीक है अच्छी बात है। देखो मैंने बोला बेटा कि वो मोलिक्यूल जिनके पास एनर्जी कम है, जिनके पास स्पीड कम है, वो भी कम है, वो भी कम है, और जिनके पास मार्क्स ज्यादा है वो भी कम है। मोस्टली इस बीच में आएंगे, मतलब लगभग एवरेज बच्चे होंगे। ये वाला रीजन किसका होगा, एवरेज का होगा। इसमें मतलब मोस्टली के पास ना एवरेज स्पीड है, मतलब ज्यादा स्पीड वाले भी कम है मॉलिक्यूल्स, और कम स्पीड वाले भी
कम मॉलिक्यूल्स हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। अब इसने सिंपली बोला कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, मतलब द रेट ऑफ द रिएक्शन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इन वाले बच्चों की वजह से आपकी क्लास के मार्क्स, आपका स्कूल मतलब नाम कमा सकता है? नहीं भैया। किन की वजह से कमाएगा नाम? इन वाले बच्चों के नाम से। अब इसी स्टेटमेंट को लिख रहा हूं, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज ड्यू टू दी molecules of very high speed। इस बात में कोई डाउट है तो बोलो। भाई रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? इनकी स्पीड ज्यादा, कम वालों पे डिपेंड ही नहीं करेगी। अगली स्टेटमेंट से बोला कि अब सुनो, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो होगा क्या? इट विल इंक्रीज दी। अब जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, तो यहां के जो बच्चे हैं ना, यहां के कुछ बच्चे कुछ यहां शिफ्ट कर जाएंगे, कुछ यहां शिफ्ट कर जाएंगे। इतनी बात समझ में कि नहीं आई? इस बात में क्लियर हुई कि जिनकी बहुत जो नजदीक होंगे फेल के, तो वो और फेल हो जाएंगे। जो थोड़े बहुत 34-35 नंबर से पास हो रहे थे वो और बिगड़ जाएंगे, और जो नजदीक थे 89 के करीब, वो थोड़े से और स्कोर करके थोड़े से नजदीक पहुंच जाएंगे। ये मतलब है। इस बात से क्लियर हुआ डाउट? तो द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ऑन टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवरेज मोलिक्यूल्स increases, hence number of molecules with high speed, with very high speed increases। hence rate of reaction increases। सिंपल ये है, ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। मुझे ये बताओ, इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो। इसलिए इसका ना एक ग्राफ दिया गया था, अगर किसी को आइडिया हो तो इसका ग्राफ था एक, अगर आपने पढ़ा हो तो यहां पर था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। मैं एफ लिख रहा हूं, एन अपॉन एन ने पढ़ते थे इसे कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उसमें से कुछ एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इधर आपकी स्पीड। इसने सिंपली बोला कि अगर किसी टेम्परेचर पे इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अरे ये क्या, अब आप जब इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, क्या करोगे आप? इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, वो आपका कर्व इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे आपके? इंक्रीज हो जाएंगे इस एरिया में। सिंपल ये था। कोई पूछे तो ठीक है, मतलब अगर शुरू में अगर इतने मॉलिक्यूल्स थे, ध्यान सुनो, शुरू में अगर इतने मॉलिक्यूल्स थे, अब थोड़े से ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, ये मतलब है इसका। मतलब ये वाला पोर्शन आपका ज्यादा इंक्रीज हो गया है। पहले ये तो था ही था, ये और इंक्रीज हो भैया गया। हाँ बोलो। फिर जो ये इसकी हाईएस्ट पीक थी ये इतनी कम कैसे होगी? ध्यान सुनो, जो कर्व है ना, यही तो शिफ्ट हुआ आपका। अगर ये टेम्परेचर T था आपका, तो आपने यहां पर अगर 10 डिग्री का चेंज किया, तो कर्व था वो हल्का सा स्लाइटली राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल थे वो आपके इंक्रीज हो गए। ये मतलब इसका सिंपली। भाई सिंपल सी बात, अगर मैं इस एरिया को कंसीडर करूं, ध्यान सुनो। अच्छा आप कह रहे हो ना इसका कर्व क्यों शिफ्ट हुआ? आप मुझे एक बात बताओ, ये वाला एरिया किसका था? एवरेज मॉलिक्यूल्स का था, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का था। हल्का सा कर्व शिफ्ट भी तो हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो एवरेज के जो बंदे थे वो डिक्रीज भी तो हो रहे हैं आपके। एवरेज मॉलिक्यूल जो एवरेज स्पीड थे वो डिवाइड हो रहे हैं, या तो ज्यादा वाले में जा रहे हैं या कम वाले में जा रहे हैं आपके। ठीक है, ठीक है भैया। अब देखो ये कंसेप्ट अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया अभी तक तो हमने क्वांटिटेटिवली तो कोई बात ही नहीं करी, क्वालिटेटिवली बात कर रहा हूं मैं। जब से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये वाली नहीं हो रही, ये चीजें मैं बात कर रहा हूं। जब से थ्योरेटिकल पॉइंट से बात कर रहा हूं मैं कहीं ना कहीं, कि अगर हमें कॉपी में न्यूमेरिकल से निकालना पड़ जाए तो वो बताओ कैसे निकालूं मैं। तो इसका जो कंसेप्ट था वो दिया था आर्नियस ने। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इस टॉपिक का नाम है आर्नियस इक्वेशन। जैसे अगर आपको याद हो हल्का सा, ध्यान सुनो, अगर आपको हल्का सा याद हो तो फेराडे लॉ क्वांटिटेटिवली मैं बात करता था, है याद कुछ?
इसी तरीके से आरएनएस इक्वेशन यहाँ क्वांटिटेटिवली बात करता है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो कोई पूछे आरएनएस इक्वेशन क्या है, फिर बोल रहा हूं इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, फिर कह रहा हूं इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला काम आता है आपके एग्जाम में। इसका ग्राफ काम आता है, तो इसलिए हम देखो, तो इसलिए लेना कि क्या बताता आपको, दिस इक्वेशन tells the effect of temperature on the rate of reaction। अगर 30% सिलेबस रिड्यूस होता तो बेटा ये टॉपिक हट जाएगा आपका, इस बात को ध्यान रखना, तो अलग से मेंशन करे ना स्टार लगा के, बाद में परेशान हो जाओ। क्वांटिटेटिवली कितना चेंज आएगा वो बताए, तो ये आपको के की वैल्यू देगा। अच्छा मुझे एक बताओ, रेट किस पे डिपेंड करता है, के पे डिपेंड करता है। हाँ बेटा मुझे बताओ, रेट के पे डिपेंड करता है, हर एक इक्वेशन में रेट वाला लिखते हो तो के हाँ लिखते हो, भैया। तो ये आपको के की वैल्यू दे देगा कहीं ना कहीं। तो आपने इसने इक्वेशन दी के इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये ई क्या एक्सपोनेंशियल है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं के क्या आपका रेट कांस्टेंट, लिखते चले जाना रेट कांस्टेंट। ए क्या आपका, इसके दो तीन नाम है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की एक्सपोनेंशियल फैक्टर से पहले, इसलिए इसका नाम क्या दे देते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। या फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी इसी का नाम है, ये क्या नाम है इसका, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है यहां पर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू वही याद है, बहुत सारी लिखवाई थी मैंने। हाँ भैया। ये वैल्यू आपको अगर आप चाहो तो, अगर एक मैं लिखवा देता हूं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, फिर उसके बाद टी क्या आपका टेम्परेचर, और ये ई कुछ नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ठीक है, अब देखो आगे ध्यान से सुनना मेरे को। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, पता है या नहीं पता, पहले तो मुझे चेक, मुझे बताओ लोग एक्सपोनेंशियल की पावर ए है तो क्या होता है, मुझे बताओ एल एन ई रेज टू पावर ए क्या होता है, बताओ भाई, है कुछ आइडिया इस बारे में, पढ़ा है आप लोगों ने मैथ में, नहीं पता तो ध्यान रखना, ई ए होता है, सॉरी ई ए नहीं ए होता है, सॉरी ए होता है, याद रह जाएगी ये बात। हाँ भैया। हो जाएगा। अब इस इक्वेशन पे मैंने क्या लिखी थी इक्वेशन, के इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अगर इसमें दोनों तरफ नेचुरल, टेकिंग नेचुरल लॉग, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, जल्दी से कनेक्ट कर लेना बेटा जब क्लास डिस्कनेक्ट हो, तो क्या बोलेंगे एल एन के इज इक्वल टू एल एन, अच्छा ए तो रह गया, ए तो लिखा ही नहीं मैंने यहाँ पर। अच्छा मुझे बताओ ए और ई में क्या मल्टीप्लाई है, हाँ भाई, मुझे बताओ यही होगा। अब मुझे बताओ अगर मल्टीप्लाई होता तो कैसे खोलते हैं इसे, एल एन ए प्लस मल्टीप्लाई में तो क्या लिखते हैं, एल एन ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए, ई रेज टू पावर क्या हो जाता है, क्या आ जाएगा आगे, माइनस ई ए बाय आर टी, ऐसे लिख दूं डायरेक्ट, डायरेक्ट लिख दूं, बोलो भाई, ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये या बोल नहीं प्लस रहे, का साइन कहाँ से आ गया भैया? दोबारा बोलो, अच्छा ठीक है शाबाश। एल एन ए इंटू बी क्या होता है मुझे बताओ, एल एन ए प्लस एल एन बी होता है, हाँ 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 भैया हाँ। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एल एन को लोग में कन्वर्ट करना तो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.30 से करेंगे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, log
इसको डिब्बे में डालो पहले, तो काम की हमारी log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई ए बाई आर टी, क्या ये लिखा जा सकता है? बताओ, क्या इसे ये लिखा जा सकता है? हाँ भैया। अगर इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो 2.303 से, तो क्या ये बन जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 2.303 log a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी, क्या ये लिखा जा सकता है? जल्दी से बताओ। हाँ भैया। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा मेरा यहां से इक्वेशन? log k इज इक्वल, देखो अब ये बचेगा मेरे पास log a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। ये दोनों तीन फॉर्मूले बता दिए मैंने अभी आपको। एक, ये दोनों, ये एक तो फॉर्मूला ये, एक, दो, तीन, तीनों पता होना चाहिए। इसमें से ये वाला और ये वाला आपको किसके लिए पता होना चाहिए? अगर आपको कहीं मतलब वो बनाना पड़ जाएगा, कहते हैं उसे ग्राफ, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराएगा। ठीक है, अब ये आगे और चले, ग्राफ और देख लें इसका एक बार। भैया एक मिनट, इस बार इसको लिख लेते हैं। जल्दी लिखो। कल सुबह क्लास ले लूं? कल 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 सुबह क्लास ले ली जाए, न्यूमेरिकल कर लेंगे इसके, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। कितने बच्चे इंटरेस्टेड है भाई कि कल क्लास कराने में? ये बताओ मुझे जल्दी से। कभी कोई काम मेजोरिटी में भी कर लिया करो। चलो, तीन बच्चों के लिए क्या करूंगा क्लास, चार, और कोई कम से कम 60% तो रेशियो रखा करो। चलो करें हमेशा बिठा के। अब मुझे एक बात बताओ, आपने अभी ये फॉर्मूला लिखा log k इज इक्वल टू, इंटरेस्टिंग देखना, बहुत काम आने वाला। अच्छा, ये फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं, ई ए बाई 2.303 आर इंटू 1/t प्लस log a, क्या ये लिखा जा सकता है? ये बताओ पिछले वाले फॉर्मूले को चेक करो, अगर कॉपी में लिखा है तो। इसका ग्राफ बनाए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर y एक्सिस पे अगर मैं log k लिख लूं और इधर क्या ले लूं मैं 1/t, तो मुझे बताओ ग्राफ कैसा आएगा? स्लोप क्या होगी और इंटरसेप्ट क्या होगा? जल्दी से बताओ मुझे। स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव, तो ग्राफ कैसे, ऐसे या ऐसे? फर्स्ट वाला। ठीक है, शाबाश, ऐसे आएगा। इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका? इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी होती है? इंटरसेप्ट क्या हो जाता है ये, तो log a क्या है इसका? इंटरसेप्ट। स्लोप कितना होगा इसका? m इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2.303 आर। बोलो किसी बच्चे को यहां तक डाउट है स्लोप में, ग्राफ में किसी बच्चे कोई दिक्कत? बोलो बेटा, किसी बच्चे को ग्राफ में कोई दिक्कत? चले फिर आगे, नहीं तो एक मिनट भैया, एक बार बना।
हो गया भैया चलो। चलो, अब अगर मान लो आपके पास दो रिएक्शन दे रखी है, एक का K1 है, एक का K2 है, तो ऐसे लिखो लेट डिराइव करेक्ट फॉर्मूला। इसकी जरूरत नहीं है वैसे, इस फॉर्मूले इस डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एट टेम्परेचर T1, लेकिन कई बार पूछ ले या अपने लिए खुद करना पड़ जाए तो कम से कम पता होना। रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। अब मुझे एक बात बताओ, दो इक्वेशन बन जाएंगी आपकी, क्या बन जाएगा? log K2 इज इक्वल टू log कांस्टेंट ए की वैल्यू एज इट इज रहेगी, कोई कांस्टेंट है, EA बाय 2.303। क्या उस इक्वेशन को ये लिखा जा सकता है? क्या उस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है? ये बताओ जल्दी से। तो ऐसे हाँ लिख लो, भैया। और log K1 क्या हो जाएगा आपका? log A माइनस EA बाय 2.303 R 1 बाय T1। बोलो क्या ये लिखा जा सकता है? जल्दी से बताओ मुझे। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को माइनस करें तो क्या बनेगा? बोलो बेटा, ये क्या बनेगा? इसको ये लिखा जा सकता है log K2 माइनस K1। क्या ये लिखा जा सकता है? हाँ भैया। मतलब सब्ट्रैक्टिंग 1 माइनस 2 इक्वेशन कर दें, क्या बनेगा आपका? ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का, कैंसिल। ये क्या बन जाएगा आपका? EA, देखो ये बनेगा EA बाय 2.303 R। भैया बोलो। इक्वेशन 2 में माइनस में साइन चेंज होएगा लास्ट में, ये कट जाएंगे ये भी। ये भी कट जाएंगे भैया। कैसे कटेगा? ये इधर T1 है, इधर T2 है, नहीं समझे? फिर इसका वन अच्छा बाई हाँ, ये टी तो वन माइनस कॉमन वन लिया बाई टी टू जाएगा आ भैया। जाएगा। फिर हाँ ये कॉमन तो ये लिया क्या हो जाएगा जाएगा? भैया, T2, कटेगा नहीं। और इधर क्या हो जाएगा आपका? प्लस EA बाय 2.303 R। चलो कोई तो है जो जिंदा है। इसको क्या अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं? log K2 बाय K1 लिख सकते हैं इसे। हाँ भैया। अच्छा एक काम करें, इसमें हम क्या ले सकते हैं? इसको कॉमन ले ले, इस वाले हिस्से को। हाँ भैया। तो इसको ये लिख सकते हैं EA बाय 2.303 R। क्या आएगा? 1 बाई T1 वन बाई टी वन माइनस माइनस 1 बाई T2, ये आएगा। बोलो बेटा, इसी इक्वेशन को आगे क्या लिख सकते हैं? log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R। T1 इंटू T2 ले ले, और इधर क्या हो जाएगा आपका? T2 माइनस T1 हो जाएगा। इस पिछली इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को याद रखना, ध्यान रखना या याद कर लें, जो आपकी इच्छा है। बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये चैप्टर कंप्लीट, बस इस आर इन इस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स रहते, बाकी चैप्टर हो गया हमारा फिनिश।